सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः भवतां सर्वेषां मनु ऑनलाइन कक्षायां स्वागतम् अस्ति। अस्माकं विषयः अस्ति लट् लकार। हमारा विषय है लट् लकार। इसके बारे में हम लोगों ने कल भूमिका के रूप में कुछ जाना था और आज हम फिर इसको जहाँ तक जाने थे उसके आगे देखेंगे। उससे पहले फिर थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कल संस्कृत व्याकरण के बारे में जाना था। संस्कृत क्या है, व्याकरण क्या है। संस्कृत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संस्कार की भी भाषा है और व्याकरण किसी भी भाषा को एक नियम में बांधने का कार्य करता है और अनंत समय के लिए सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फिर हमने संस्कृत शब्दों के ऊपर बात की कि किसी भाषा में संस्कृत शब्द बहुत किसी भाषा के लिए शब्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना शब्दों के हम उस भाषा को बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। पुनः हम आगे बढ़े थे इसी में और हमने सीखा था कि इसको संस्कृत शब्दों को पद कहते हैं और संस्कृत में पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। सुबंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके शब्द रूप चलते हैं उसको सुबंत कहते हैं, जिसके धातु रूप चलते हैं उसको तिगंत कहते हैं। जो नाम इत्यादि होते हैं उनको सुबंत कहते हैं। सुबंत शब्द भी कल कैसे बना था हम लोगों ने इसको समझा था, और तिगंत शब्द भी कल कैसे बना था हम लोगों ने इसको समझा था। वैसे ही तो नाम इत्यादि जितने भी सारे हो गए वो सुबंत में आते हैं और जो क्रियापद इत्यादि जितने भी संस्कृत में आ गए वो तिगंत में आते हैं। तो नामों के शब्द रूप चलते हैं और क्रियापदों के धातु रूप चलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कल समझ लिया था। आगे फिर हमने इसी क्रम में समझा था कि धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं। तो धातु संस्कृत में धातु क्रिया को धातु कहते हैं और धातु के रूप चलते हैं, जैसे अलग अलग काल के अनुसार जैसे वाक्य बनाए जाते हैं संस्कृत के, वैसे ही इनके रूप चलते हैं और फिर जिसका प्रयोग हम वाक्यों के अनुरूप करते हैं। और ठीक है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय का अर्थ मैंने कल बताया था जो शब्द के बाद लगता है, जो शब्द के बाद लगता है यहाँ पे उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द से पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये सामान्य जानकारी है। और फिर अलग अलग मतलब प्रत्यय लगकर धातु के अलग अलग रूप बनाते हैं। जैसे गम गच्छति बन जाता है, पठ पठति बन जाता है, पा पीने के अर्थ में पिबती बन जाता है। ठीक है, अब धातु को जानने के बाद हम धीरे धीरे लकार की ओर बढ़ेंगे। लकार क्या है, ठीक है। लकार, तो लकार क्या है, सामान्य रूप से लकार का अर्थ होता है काल। संस्कृत में सामान्य अर्थ रूप से लकार का अर्थ होता है काल। काल को लकार कहते हैं। अब काल मतलब क्या होता है, काल मतलब होता है समय। जैसे वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्यत काल होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, उसी को लकार कहते हैं। और संस्कृत में विभिन्न कालों में वाक्य बनाने के लिए विभिन्न लकारों की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे हिंदी में हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो जब वर्तमान काल के वाक्य बनाते हैं तो आपको शब्दों में ता है दिखेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ इत्यादि वाक्य आपको दिखेंगे, जो अमूमन इसी प्रकार के हैं। पुनः आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो जिस तरह उसमें हिंदी में ता लगाते हैं वर्तमान काल के लिए, भविष्य काल के लिए लगाते हैं कि पढ़ेंगे से गागेगी आ जाता है, उसमें पढ़ेंगे, जाएंगे, खाएंगे, खाएगा, पढ़ेगा, जाएगा, ऐसे करके बनता है। तो भविष्य काल के लिए मैं पढ़ लिया था, जा चुका था, गया था, ऐसे था वाले शब्द लग जाते हैं तो भूतकाल को द्योतित करते हैं हिंदी में। वैसे ही संस्कृत में भी इन लकारों को अलग अलग समय में द्योतित करने के लिए अलग अलग लकार बनाए गए हैं। जैसे वाक्य की आकांक्षा के अनुसार, वाक्य संस्कृत में वाक्य को आप क्या संस्कृत में वाक्य के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं, उसकी आकांक्षा के अनुसार लकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हमने देखा था V1, V2, V3, V5, V6 आता है, वैसे इसमें भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल इत्यादि काल की तरह लकार यूज किए जाते हैं। तो अब लकार का आप समझ गए होंगे लकार क्या है। लकार का मोटा मोटा अर्थ वही काल से है, समय से है। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, समय को लकार कहते हैं। अब जैसे मैंने कल आपको बतलाया था कि यहाँ पर
संस्कृत में क्या है कि शब्द में कोई भी वर्ण ऐसे ही नहीं होता है। अब लकार क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है इस भाषा के अनुसार। जैसे सुबंध क्यों कहते हैं, तिगंत क्यों कहते हैं, ये मैंने बताया था। तो लकार क्यों कहते हैं, ये भी सवाल उठता है। तो आपको मैं इसके लिए बता देता हूँ कि लकार क्यों कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ, उसके बाद इसको बताऊँगा। अभी आप जान लीजिए कि लकार का अर्थ होता है काल, समय, और इसके साथ ही अब आप लकार को समझ गए तो अब आप समझिए कि लकार को कितने भागों में बांटा गया है। सामान्य रूप से लकार को 5 भाग, लकार की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। आपको जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको कहीं कहीं लकार मिलेंगे 10, कोई कोई बोलेगा कि नहीं 10 लकार होते हैं। तो क्या कहेंगे उसको आप, उसको ये कहेंगे कि जब मैं भी बड़ी कक्षाओं में जाऊंगा तो मैं भी सीखूंगा कि 10 लकार होते हैं, उसके रूप अलग अलग कैसे चलते हैं। अभी मेरे लिए गुरुजी बताए हैं कि 5 लकार होते हैं, तो 5 ही लकार आप मानकर चलिए। 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप फिर उलझ जाएंगे, और फिर यहाँ पे उलझाना नहीं है, सुलझाना है और समझ के चलना है। इसलिए अभी आप 5 लकारों को सीखिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 10 लकार होते हैं, और अभी आपकी कक्षा में केवल 5 हैं। और वो 5 लकारों में से पहला आपका लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये 5 लकार हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लिट लकार ऐसे है, उसमें री लगा हुआ है ला में, शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा वो साथ में लिखा हुआ है इसीलिए लिट लकार। अब इसके आप अर्थ भी समझ लीजिए। जैसे लट लकार, हमारा आज का विषय है लट लकार। मैं फिर सबको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी भूमिका अच्छे से तैयार हो जाए, और मैं जब इस पर आगे बढ़ाते हुए बढ़ूँ तो आपको समझ में आए चीज़ें। तो लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान का। लट लकार का अर्थ क्या है, वर्तमान का। ऐसे ही है लंग लकार, लंग लकार का अर्थ क्या है, भूतकाल। लंग लकार का अर्थ क्या है, भूतकाल। लंग लकार का अर्थ है भूतकाल। मेरे बोलने के बाद आप लोग ऐसे ही कैमरा के पास, मतलब अपने मोबाइल के साथ बोलेंगे, जिससे आपको भी ये याद रहेगा। बार बार बोलने से चीज़ें याद होंगी। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार, लोट, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। याद रखेंगे। तो लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, लिट लकार भविष्यत काल को कहते हैं, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा देते हैं उसको कहते हैं, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। जैसे एक बार मैं सुना देता हूँ। जैसे लट लकार में वर्तमान काल के शब्द आते हैं, वाक्य बनते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसके वर्तमान काल में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड जो वाक्य बनते हैं वो लट लकार के रूपों का प्रयोग करते हुए बनता है। अब लंग लकार, लंग लकार में भूतकाल की बात, मैं जैसे में होता है मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाया था, ऐसे वाक्य। मैंने पढ़ा था, मैं गया था, मैंने देखा था। तो इसको, ये हिंदी में वाक्य हैं, इसको आप संस्कृत में बनाना चाहेंगे तो इसमें आपको जो क्रियापद है वो लंग लकार के प्रयोग करने पड़ेंगे। ऐसे भविष्यत काल के लिट लकार में, लिट लकार, लिट लकार में भविष्यत काल। जैसे मैं कल जाऊँगा, अहम स्वः गच्छामि, गमिष्यामि, अहम स्वः गमिष्यामि। ऐसे गमिष्यामि कैसे बना, तो लिट लकार के रूपों का प्रयोग करके बना है, वो मैं समझाऊंगा कैसे बनेगा। फिर है लोट लकार, अब किसी को आज्ञा देनी है आपको, आज्ञा अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब अनुनय विनय के सेंस में आता है। आज्ञा देनी है कि तुम यह काम करो, भवान एवं करोतु, एवं करोतु। तो करोतु किसका है, लोट लकार का है। अब कैसे है मैं समझाऊंगा आगे। तो इसके जब किसी को आप आज्ञा देने के लिए संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो आप बेसिकली लोट लकार के क्रियापद का प्रयोग करेंगे, ये व्याकरण कहता है। और फिर है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का चाहिए अर्थ में। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो इसके कैसे बनते हैं, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, भवान पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम। तो इसके ऐसे रूप बनते हैं, और इस प्रकार से रूप बनते हैं और इसके वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं।
तो मैं इसको भी समझाऊंगा आपको आगे विस्तार पूर्वक, आप परेशान मत होइए, अभी ज़्यादा उलझना नहीं है। अभी बेसिकली आप इसको समझ के चलिए कि ये 5 लकार होते हैं, लकार का अर्थ क्या होता है और पांचों लकारों के क्या क्या अर्थ हैं, और ये आपको याद कैसे हो पांचों लकारों के नाम। जैसे शब्द मैंने कल बताया था 2 प्रकार के, सुबंध और दिगंत, ये आपको याद हो गया होगा। वैसे इसको भी याद करना है कि लकार 5 प्रकार के होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये पांचों को आप याद करके इसका अर्थ भी समझेंगे। लट लकार होता है वर्तमान काल, लंग लकार होता है भूतकाल, लिट लकार होता है भविष्यत काल, लोट लकार होता है आज्ञा अनुज्ञा, विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में। इसको याद करने का आप ट्रिक क्या ले सकते हैं, ट्रिक ऐसे याद हो सकता है कि लट लकार शुरुआत का है तो आपको याद हो जाएगा वर्तमान काल, शुरुआत में क्या चलती है, वर्तमान काल होता है। पहला है लट लकार, लट लकार में वर्तमान काल चीज़ें, वर्तमान काल की। भूतकाल क्या होता है, थोड़ा सा उलझा होता है, किसी किसी का आप देखेंगे बहुत उलझा है भूतकाल, किसी का पिछला जीवन बहुत उलझा हुआ है। तो आपको लंग में अंग दिख रहा होगा, इसको बोलने में बहुत परेशानी होती है ना। तो ये भी अटपटा सा है थोड़ा सा। और भूत भी इंसान का जो बीता हुआ कल होता है वो भी थोड़ा सा अटपटा होता है। इंसान को लगता है कि कैसा दिन था यार, बेकार था, कल का दिन अच्छा नहीं लगा। वैसे अंगा भी जो है सो बेकार थोड़ा सा लगता है, मतलब उच्चारण के दृष्टिकोण से। वर्ण तो सारे अच्छे हैं, थोड़ा सा इसको बोलने में कठिनाई महसूस होती है अंगा को, इसलिए। और भूत भी थोड़ा सा हमारा कठिनाई से युक्त लगता है कि कल का दिन ठीक नहीं था, है ना। लट लकार क्या है, लट लकार आज का है, इसलिए सीधा बोल सकते हैं वर्तमान का लट लकार, इसमें कोई बोलने में दिक्कत नहीं। लट लट लकार, है ना। लट लकार अच्छे से उच्चारण करेंगे, लट लकार। लंग लकार में थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है, लंग भी, और थोड़ा सा भूत भी, गया हुआ बीता हुआ कल भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए बोलते हैं लंग लकार। तीसरा क्या है, लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार में क्या है कि ऐसे बोलते ही लगता है कि जैसे भविष्य में होता है कि क्या होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा लगता है कि कल क्या होगा, थोड़ा सा हम उसके लिए एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट है हमको। लिट लकार एक्साइटमेंट है कि कल क्या होगा, कल का दिन कैसा होगा। तो एक्साइटमेंट को री जो है सो थोड़ा सा नहीं दिखाता है कि हाँ ये री है, ये जो लगा हुआ इसमें री है थोड़ा सा घुमा हुआ है, ये घुमावदार है ना, ये घुमावदार लगता है, दिखता है कि हाँ ये घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ जिस प्रकार से, वैसे ही लगता है कल का क्या हुआ, क्रिएटिविटी। सी दिख रहा है यहाँ पे, क्रिएटिविटी, कल क्या क्रिएटिव होगा। आपको सी दिख रहा है लिट लकार में, तो कल क्या क्रिएटिव होगा, है ना। जैसे हम लोग ढूंढेंगे तो लिट लकार में कल अगले दिन के लिए हम लोग भविष्य के लिए क्या रहते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं, तो हमको लगता है कल क्या क्रिएटिव होगा, तो क्रिएटिविटी आ गई। ये सी लिट लकार में आपको दिख रहा होगा, तो ये भविष्य के लिए हम चिंतित हो गए, थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव लगता है, तो क्रिएटिविटी आपको सी दिख रही होगी, तो भविष्य काल में लिट लकार। अब आता है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार कैसे, लोड दे के बोलना पड़ता है, लोट लकार। लोड, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में लोड देकर बोलना पड़ता है, लोड लगता है इसमें। आप किसी को डांटते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा देकर बोलेंगे जाओ तो पानी ले आओ, कोई बात नहीं सुनेगा, जोर से बोलेंगे जाओ पानी लेकर आओ, लोड देकर बोलेंगे, बात सुनते हैं लोग। जब तक आप जोर से किसी को नहीं बोलेंगे नहीं सुनेंगे। आज्ञा का काम कैसा होता है, जोर से बोलना होता है। वैसे लोट लकार ये क्या है, जोर से किसी पर आप दबाव देकर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप किसी को बोलकर एकदम आप बोलते हैं लोट लकार, जाओ पानी लेकर आओ। तो जैसे लोट को जोर से बोलते हैं, वैसे ही पानी लाना, किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, ऐसे ही लोट देकर बोलना पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं लेट लकार, लोट लकार हो गया। जैसे लट लकार सामान्य रूप से वर्तमान है, पहला है, चल रहा है। लंग लकार थोड़ा सा अंगा बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए ये बीता हुआ है, थोड़ा सा बीता हुआ कल भी ठीक नहीं लगता है। अब क्या लिट लकार, लिट लकार में थोड़ा सा क्या आएगा, सो क्रिएटिविटी देखकर लगता है, तो ये री क्रिएटिविटी है, सी जैसा लग रहा है। अब फिर लोट लकार, लोट लकार में क्या है, इसको लोड देकर बोलना पड़ता है, इसलिए कहते हैं आज्ञा के अर्थ में आया है, आज्ञा के अर्थ में आया। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में आया, इसको लोड देकर बोलते हैं, लोड लोट, लोड लोट, आज्ञा देकर किसी को बोलते हैं लोट लकार। अब आया है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार क्या है, बड़ा सा लिखा हुआ है, विधि फिर लिंग फिर लकार, ये सब तुरंत आ गया, लिट लकार लोट लकार खत्म हो गया, विधिलिंग लकार। तो इंसान को जब कुछ चाहिए होता है तो उसको सोच कर बोलना पड़ता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसे आदमी सोच कर बोलता है, थोड़ा सा
करना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके में आदमी सोचना पड़ता है, लंबा टाइम लगता है। उस तरह ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, लंबा टाइम लेने वाला है बोलने में, समझने में, करने में, करने के बाद फिर सोचने में, यह मुझे करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ऐसे भी वाक्य बनते हैं। तो चाहिए अर्थ में क्या हो गया, बड़ा वाला विधिलिंग लकार, हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था, या फिर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ कभी कभी होता है ना, ऐसा बात बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए होता है, फिर लगता है कि नहीं क्या ही बोल दिए, तो सोचते हैं, आकर बैठते हैं तो ऐसे कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी बोल दी तो उसके लिए क्या आता है, विधिलिंग लकार, बड़ा सा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पांचों कैसे आप याद करेंगे। मैंने पांचों समझाने का भी कोशिश किया है, आपको ट्रिक भी बताया कैसे याद करना है ना, आसानी से आप समझ जाएंगे। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार वर्तमान काल है, चल रहा है, आसान है। लंग लकार भूतकाल है, बीत गया है, अंगा बोलने में दिक्कत होता है, बीत गया सो भी लगता है कभी कभी बीता हुआ कल ठीक नहीं था, है ना। किसी किसी का अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें सोच कर चलिएगा तो अच्छा लगेगा, मज़ा लगाएगा पढ़ने में, इसीलिए लंग लकार हो गया। लिट लकार, लिट लकार में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगता है, तो यहाँ नीचे सी लगा हुआ है क्रिएटिविटी का। थोड़ा सा लोट लकार, लोड लगता है बोलने में, आज्ञा देना है, भविष्य काल नहीं आज्ञा देना है, तो लोट लकार में क्या है, लोड के साथ बोलना पड़ता है कि आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, किसी को आप आदेश दीजिएगा तो लोड के साथ दीजिएगा, बोल कर, डांट कर, समझा कर उसे बोलना पड़ता है। किसी को कुछ, किसी से कुछ काम करवाने के लिए उसको थोड़ा सा भय भी दिखाना पड़ता है। भय बिना होई न प्रीत, कालिदास जी कहते हैं, प्रीत के लिए भी भय चाहिए। इसीलिए आपको अगर उससे कोई काम कराना है, थोड़ा सा उसको भी बताना पड़ेगा, एकदम लोड से बोलना पड़ेगा, तो वो है लोट लकार। फिर है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार क्या है, चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसलिए इसको बड़ा लिखा गया है विधिलिंग लकार। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा होगा, याद भी हो रहा होगा। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत है, याद मतलब कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश कर बताऊँगा भी। चलिए अब हम लोग लट पाँच वो देख लिए, लट, लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग, ये पाँचों लकार देख लिए। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था वो भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको मैं बताने वाला था कि लकार क्यों कहते हैं, यही बताना चाह रहा था मैं, लकार क्यों कहते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हो कबूतर, तो इसको बोलते हैं, कबूतर को ककार बोल सकते हैं, क से शुरू हो रहा है तो ककार। अब वो है ना, काल है तो काल में ये ककार है, ककार है कि नहीं, का आकार है तो ककार हो गया, ल का आकार है तो लकार हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको हर जगह यहाँ पे ल, लंग, लिट, लोट, विधि, लिंग में लिंग, विधि तो थोड़ा सा बाद जोड़ा गया है, अब लिंग में लंग, लिंग में ल, तो हर जगह आपको ल ल ल ल दिख रहा है, यहाँ पे पांचों जगह आपको ल ल दिख रहा होगा। तो यहीं से ल उठाकर इसको सामान्य रूप से क्या बोल दिया, लकारा। लकारा किस में आ गया, बहुवचन में, लकारा क्या है, लकारा। लकार क्यों बोला गया, क्योंकि यहीं से लट का ल, लंग का ल, लिट का ल, लोट का ल, विधिलिंग में लिंग में ल, तो हर जगह ल ल ल ल दिख रहा है आपको, तो यहीं से ये ल उठा के लकार बोल दिया गया कि ये क्या है, लकार है। धातु क्या है, क्रियापद है। सुबंत क्या है, नाम है। तिगंत क्या है, जिनके धातु रूप चलते हैं। लकार क्या है, काल है। समझ में आ गया, बहुत कठिन नहीं है, मतलब कठिन है ही, बहुत क्या कठिन है ही नहीं संस्कृत, इसको केवल डरा डरा के लोगों को बता दिया गया है संस्कृत कठिन नहीं। आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, प्यार से बताया जाए, सब कुछ आसान है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। चलिए आपको समझ में आ गया लकार क्यों कहते हैं, पांचों लकार समझ में आ गए होंगे। आप इस बार इसको पढ़िएगा, घर में बैठ के याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए धातु क्या है, मैंने बता दिया था कल आपको। धातु क्या होते हैं, क्रियापद होते हैं, क्रियापद को धातु कहते हैं। अब आता है पठ धातु। पठ क्या है, मूल धातु है, मूल धातु, मूल, जैसे है ना, जैसे वहाँ पे था ना, गो का बनता था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसमें मूल क्या था, गो था, जाना ही मूल था ना, गो। वैसे ही यहाँ पे मूल है पठ। पठ क्या है, मूल। अब इसी में लट लकार के अनुसार से ती लगाया जाएगा, तह लगाया जाएगा, अंति लगाया जाएगा, असी लगाया जाएगा, अथ लगाया जाएगा, आमी, आव, आमा, ऐसे लगाया जाएगा।
है ना। तो मूल लकार, मूल शब्द क्या है यहाँ पे? पठ है। पठ धातु में ही प्रत्यय, इसके बाद जोड़ जोड़ कर ती, तह, ये सब प्रत्यय, अंति, ये सब प्रत्यय जोड़ जाड़ के इसको बनाया जाएगा, है ना। तो अब समझ में आ रहा होगा, पठ क्या है? धातु है, मूल धातु है, मूल धातु है। ये हो गया पठ, मूल धातु है। धातु मतलब क्रियापद होता है, क्रिया होता है, क्रिया होता है, धातु मतलब क्रिया होता है। समझ में आ गया। अब है लट लकार। लट लकार मैंने समझा दिया क्या है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और लट लकार, इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। समझ में आ गया होगा, समझा दिया। अब यहाँ पर है 3 चीज़ आपको समझाने हैं, मैं 3-4 चीज़ है। एक तो है पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है। मोटा मोटी पहले इसको समझिए। पुरुष, पुरुष एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, एक होता है जिसके बारे में बातचीत हो रहा है। कौन कौन है? एक है, एक छोटा सा कोई आदमी है, ये है बोलने वाला। इसके आगे 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं, ये हैं सुनने वाले। और एक है जिसके बारे में ये कुछ थर्ड पर्सन है, जो कुछ है उसके बारे में बात कर रहा है। 3 चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ें पुरुष आ जाएंगी। तो जो जैसे इंग्लिश में क्या हो जाता है कि जो बोलने वाला है वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन बोलता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है बोलने वाला। जो सुनने वाला होता है उसको सेकंड पर्सन बोल देता है, और जिसके बारे में बात होती है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। और संस्कृत में क्या है, इसका ठीक उल्टा है। हिंदी में मतलब इंग्लिश में क्या है, खुद को प्रधानता दी जाती है कि मैं सबसे महान। नहीं, संस्कृत में कहा जाता है कि मैं महान नहीं हूँ, सबसे महान वो है जिसके बारे में बात हो रही है। हम अगर कालिदास जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो महान वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कहलाता है प्रथम पुरुष, है ना। संस्कृत में क्या है, यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम है। वसुधैव कुटुम्बकम में क्या है, जिसके बारे में बात होती है वो कहलाता है प्रथम पुरुष। हम प्रथम पुरुष नहीं हैं, जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या है, प्रथम पुरुष। समझ रहे होंगे, ये क्या है, प्रथम पुरुष, है ना। व्यक्ति जिसके बारे में बात करता है उसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। संस्कृत देखिए कितना कितना अच्छा भाषा है कि यहाँ पर जो है सो खुद को प्रधानता, अहम को प्रधानता नहीं देते हैं। यहाँ पर प्रधानता किसकी दी जाती है, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन को कहा जाता है कि तुम प्रथम पुरुष हो, है ना। इसको बोला गया कि जो इसके बारे में बात हो रही है वो है प्रथम पुरुष, है ना, ये प्रथम पुरुष। और हाँ, ये बोलने वाला है वक्ता, ये है श्रोता। तो जिसको बोल रहा है जो है श्रोता, उसको बोलता है तुम है मध्यम पुरुष। पहले तो रख दिया जिसके बारे में बात हो रहा है, तुम है प्रथम पुरुष। जिसको हम सुना रहे हैं वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, जिसको हम बोल रहे हैं। जो बच्चे बैठे बैठे सुन रहे थे वो क्या है, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है वो है प्रथम पुरुष। जो श्रोता है वो कौन है, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष हो गया। अब अगर हम बैठकर वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी रीति है, संस्कृति है, इसमें हम कह रहे हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है प्रथम पुरुष, जिसको हम कह रहे हैं वो है मध्यम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, वो हमको बोलेगा कि नहीं कि आप तब तो उत्तम पुरुष ही हो सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की प्रधानता को बतलाए, दूसरे को महान बतलाए, वो कोई उत्तम व्यक्ति ही हो सकता है। आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो वक्ता होता है उसको ये प्रथम पुरुष के व्यक्ति, मध्यम पुरुष के व्यक्ति मिलकर बोल देते हैं कि आप हैं उत्तम पुरुष, कि उत्तम पुरुष हैं आप, तभी हम लोग को इतना इज्जत दे रहे हैं, है ना। वो समझ में आ रहा होगा आपको, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है ना। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो है प्रथम पुरुष, जिसको सुना रहे हैं, जो श्रोता है वो है मध्यम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के व्यक्ति इसको खुद ही बोल देते हैं कि आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तभी हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोग प्रथम पुरुष हैं, मध्यम पुरुष हैं। तो आप क्या होंगे, उत्तम पुरुष होंगे, तब तो हमको प्रथम और द्वितीय कह रहे हैं, प्रथम और मध्यम कह रहे हैं। तो इसलिए जो
वक्ता हो जाता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। वो खुद अपना नाम उत्तम पुरुष नहीं रखा है, ये मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के व्यक्ति मिलकर उसका नाम रख दिए हैं कि आप उत्तम पुरुष हैं। समझ में आ रहा होगा? तो पुरुष क्या है? वही वक्ता उत्तम पुरुष हो गया, श्रोता मध्यम पुरुष हो गया, जिसके बारे में बात हो रही है वो उत्तम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। चलिए, मैं पुरुष समझा दिया आप लोगों को। कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब समझाना क्या है? वचन। वचन मतलब होती है संख्या। आप वचन मतलब सीधा समझ लीजिए क्या? संख्या। लिख लीजिए कॉपी में, साथ में अगर लिखना हो तो। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। संख्या कितनी संख्या? एक संख्या। कितनी संख्या? दो संख्या। कितनी संख्या? बहु संख्या, मतलब बहुत, दो से अधिक। है ना? तो पठ धातु के, लट लकार वर्तमान काल के, है ना, ये 3 बने। आप लोग को अभी इसको नहीं ध्यान रखना, इसको अभी भूल जाइए। आप कभी इसको और इसको समझिए, उसके बाद हम ये वाला समझाएंगे आपको। इसको समझिए, इसको समझिए, तो इसको अभी भूल जाइए आप, है ना। इसको अभी आप भूल जाइए, इसको अभी भूल जाइए, इसको समझिए। ये पुरुष समझ गए। प्रथम पुरुष कौन है? मध्यम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है, मध्यम पुरुष है जिसको हम सुना रहे हैं श्रोता, उत्तम पुरुष है वक्ता। ठीक है। वचन क्या है? संख्या है। एक वचन अर्थात एक, दो वचन अर्थात द्विवचन अर्थात दो, बहुवचन मतलब दो से अधिक। अब आप बात सुनिए। अब हम अगर वर्तमान काल में वाक्य बनाना चाहते हैं संस्कृत के, और क्या कहना चाहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि वह क्या है? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वह कितना व्यक्ति है? वह एक व्यक्ति है। वह कितना व्यक्ति है? वह एक व्यक्ति है, और वह पढ़ता है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है। वह एक व्यक्ति है, पढ़ता है। और वह कौन है? वह ना तो हम है, ना ही श्रोता है। यह कोई प्रथम पुरुष का व्यक्ति है ना। वह क्या है? प्रथम पुरुष का व्यक्ति है। अब वह का संस्कृत क्या होता है? सह। क्या होता है? सह। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वह का संस्कृत क्या होता है? सह। वह का संस्कृत क्या होता है? सह। तो अब वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है ना। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है में वह कौन है? मैं नहीं हूँ, श्रोता नहीं है, कोई प्रथम पुरुष का व्यक्ति है। तो वह को क्या कहते हैं संस्कृत में? सह। सह एक वचन का व्यक्ति है। अब बताइए आप लोग कि वह जो पढ़ता है उसकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या दो से अधिक। उसकी संख्या कितनी है? 1। कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितनी है? 1। वह जो व्यक्ति है उसकी संख्या कितनी है? 1। तो 1 के लिए कौन सा लेंगे? वचन संख्या है। अब वह कौन है? प्रथम पुरुष का व्यक्ति है। कैसे? क्यों? ना कि वह मैं हूँ, ना ही वो श्रोता है, वह कोई प्रथम पुरुष का व्यक्ति है। तो प्रथम पुरुष का व्यक्ति है तो इस लाइन में से सिलेक्ट करेंगे अब। प्रथम पुरुष का व्यक्ति है तो ये लाइन बन गया कि हम इसी लाइन से उठाएंगे। लेकिन अब इन तीनों में से कौन सा उठेगा? इन तीनों में से उठेगा वह जो संख्या के अनुसार देखेंगे। संख्या के अनुसार वह जब हम देखेंगे तो वह कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। दो व्यक्ति नहीं है, दो से अधिक भी नहीं है। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा क्या? पठति। क्या बचा? पठति। तो सह वह पढ़ता है, सह पठति बन जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। बन गया सह पठति, है ना। सह पठति बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह एक है और वह प्रथम पुरुष का शब्द है ना। वह प्रथम पुरुष का शब्द है। अब हम अगर कहना चाहें कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों में मैं भी नहीं हूँ, श्रोता भी नहीं। किसी प्रथम पुरुष के व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसमें कौन आएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में से प्रथम पुरुष आएगा। फिर वही चुनाव करेंगे।
प्रथम पुरुष में कौन आएगा? एक वचन का आएगा, द्विवचन का आएगा, बहुवचन का आएगा। यहाँ वे दोनों से कन्फर्म हो गया कि वहाँ दो व्यक्ति हैं, एक नहीं आएगा और दो से ज़्यादा भी नहीं है, दो ही हैं, तो क्या आएगा? पठतः आ गया। वे दोनों पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं तो इसका क्या आएगा? पठतः। अब सबसे बड़ी बात कि वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? क्या होता है वे दोनों का संस्कृत? वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। क्या होता है? तौ। तौ, वे दोनों का तौ। तौ का क्या कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो द्विवचन में क्या आएगा? तौ पठतः। कोई समस्या, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तौ पठतः। मैंने ये सह तौ का जो संस्कृत है वो मैंने अगली स्लाइड में लिख दिया है, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, आप वहाँ से उतार लीजिएगा, या फिर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद। तो पठति के साथ कौन आ गया? सह आ गया। सह मतलब वह पढ़ता है। जब एक व्यक्ति की बात हो, उत्तम पुरुष की बात, प्रथम पुरुष की बात हो। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है वो प्रथम पुरुष में आएगा। फिर देखेंगे कि वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अगर वह एक वचन है तो पठति उठाएंगे, द्विवचन है तो पठता उठाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो पठन्ति उठाएंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं कि मान लेते हैं बहुत सारे बालक लोग, बहुत सारे बालक लोग, जहाँ हम वह का हम उदाहरण लिए हैं यहीं पे प्रथम पुरुष में, जो सह पठति, तौ पठतः ऐसे उदाहरण लिए, वही हम इसको बालक के रूप में भी देखकर ले सकते हैं। जैसे एक बालक है तो हम बालक के लिए बात होती है, जैसे कैसे बात होगी? बालक, जैसे वक्ता हो गया, श्रोता हो गया, और बालक के बारे में बात हो रही कि कोई बालक है, कोई लड़का है जो पढ़ता है, कोई लड़का पढ़ता है। तो कोई लड़का पढ़ता है, इसके लिए बालकः पठति है, क्योंकि बालक कोई एक लड़का है और वह प्रथम पुरुष का है, एक है तो एक वचन से हो गया और बालकः पठति बन गया। ऐसे ही दो लड़के पढ़ रहे हैं तो दो लड़के पढ़ते हैं, द्विवचन का आ गया तो क्या हो जाएंगे? बालकौ पठतः। और वही अगर बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, बालक लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो बहुवचन लड़कों के लिए क्या आ जाएगा? बालकाः। क्या आ जाएगा? बालकाः, फिर पठन्ति, बालकाः पठन्ति आ गया। ऐसे ही करके मध्यम पुरुष में क्या है? जैसे प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात होती है वो आता है, और मध्यम पुरुष में जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे एक वक्ता, एक श्रोता। जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष में आ गया। तो प्रथम पुरुष में आपको बहुत सारे जितने भी जो कहे जाते हैं, यह वह, लड़का, कोई बालक हो, कोई नाम का राम हो, श्याम हो, देव हो, कोई भी शब्द सब प्रथम पुरुष में आएंगे। लेकिन मध्यम पुरुष में कौन आएंगे? मध्यम पुरुष में आएगा तुम आएगा। अगर हम वाक्य बनाएंगे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो बनाएंगे तो तुम के लिए क्या आएगा? तुम। और तुम कैसा? एक लड़का, एक आदमी है, तो एक आदमी के लिए एक वचन में, मध्यम पुरुष में एक वचन है, तुम आ गया मध्यम पुरुष का जो श्रोता में से है, और तुम एक आदमी है इसलिए एक वचन का पठसी आ जाएगा, तो तुम पठसी आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम पठसी, यही तुम कहकर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या आएगा? तुम दोनों पढ़ते हो, तो पढ़ते हो में तो मध्यम पुरुष का दो की बात हो रही, तो द्विवचन का ये वाला आ गया।
लेकिन तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, ये बड़ी बात है। तुम दोनों का होता है युवाम। क्या होता है? युवाम। युवाम पठथ। फिर ऐसे तुम लोग पढ़ते हो, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, तो इसके लिए क्या आएगा? तुम लोग का होता है यूयम। यूयम पठथ। यूयम पठथ। फिर आता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हो गया, इसके बारे में बात हो रहा है, वो सारे आ गए। मध्यम पुरुष में जो श्रोता है उसके बारे वो आ गया। उत्तम पुरुष में मैं खुद आऊँगा, जो वक्ता है। और उत्तम पुरुष में वक्ता मैं हूँ, तो इसमें कौन आएगा? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो क्या बनेगा? अहम। मैं के लिए क्या होता है? अहम। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अब मेरे लिए क्या आएगा? उत्तम पुरुष में मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तो एक वचन का क्या आएगा? पठामि। अहम पठामि। अहम पठामि। आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अहम पठामि आ गया, आसान है। ऐसे ही अगर मैं दो लोग हूँ, हम दोनों मेरे साथ कोई यहाँ बैठा हुआ है, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों के लिए क्या आएगा? आवाम। हम दोनों के लिए क्या आएगा? हम दोनों के लिए आएगा आवाम। और पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा? पठावह। हो गया, ये वाला पठावा आ गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत हम मेरे जैसे 3-4 लोग हैं, जो 3-4 लोग बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वाक्य बनाएंगे तो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? वयम। वयम पठामः, ये वाला। ठीक है, मैंने बहुत से समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा। वचन क्या होता है? वचन संख्या को कहते हैं। पुरुष क्या होता है? पुरुष में प्रथम पुरुष होता है, इसके बारे में बात होती है। उत्तम पुरुष मैं खुद हो गया, मध्यम पुरुष श्रोता हो गया। तो ऐसे करके ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को चुन लेंगे, चुनाव करेंगे। और तीनों का चुनाव करने के बाद जो एक वचन में होगा उसका इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, द्विवचन में होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन में होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो मैं एक बार ऐसे ही करके आपको पढ़ा देता हूँ। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा माथा खराब नहीं करना पड़ेगा आपको याद करने के लिए। 3-4 बार आप रेगुलर पढ़ेंगे नित्य रूटीन के दृष्टिकोण से, तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठामि पठावः पठामः। ये हो गया लट लकार का, मतलब वर्तमान काल का। पठ धातु का वर्तमान काल का आपको जितने भी वाक्य बनाने हैं, केवल ये 9 रूपों का प्रयोग करके आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको चीज़ों का संस्कृत पता है तो। अब वो संस्कृत कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने अगला स्लाइड बनाकर रखा हूँ, ये वाला है ना। क्या है इसमें मैंने बता दिया है आप लोग को कि इधर ही कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में कौन आएगा? सह। वह के लिए है, पुल्लिंग है तो सह आएगा। सा अगर कोई स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सा आएगा, है ना। अगर सा पढ़ती, कोई लड़की पढ़ रही है तो उसके लिए सा आएगा। एक वचन में सा आ जाएगा, द्विवचन में तव आ जाएगा, कोई लड़की है तो। और कोई नहीं, लड़का है तो तव आ गया पुल्लिंग में। फिर ते वे लोग, ये भी पुल्लिंग का है। मैंने पुल्लिंग वालों में पुल्लिंग 1 बार 2 बार लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। जो स्त्रीलिंग है उसके लिए स्त्रीलिंग लिख दिया है। अगर कोई लड़की है, बहुत सारी लोग लड़कियां पढ़ रही हैं तो उनके लिए आता है ताह। फिर इसी में भवान का ही प्रयोग होता है। भवान का मतलब होता है आप। भवान मतलब क्या होता है? आप से आप पढ़ते हैं। अगर तुम है तो आ जाएगा मध्यम पुरुष में, लेकिन अगर आप है तो आप मध्यम पुरुष में नहीं, प्रथम पुरुष में ही आता है। ठीक है, ये व्याकरण का नियम है, ये सबको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको वाक्य बनाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप तुम के वाक्य बनाना चाहते हैं तो सारे लकारों को आपको मध्यम पुरुष याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर केवल प्रथम पुरुष के अगर आपको रूप याद हैं, जो कि आसान भी है, जैसे पठती पठता पठन्ति याद है, तो इससे आप केवल किसी को बोलना है कि आप पढ़ते हैं,
अगर मध्यम पुरुष का याद नहीं है और त्वम वाला तो याद नहीं है, जिसमें त्वम युवाम यूयम चलेगा, वो याद नहीं है, तो इसके वो जगह पर आप भवान का प्रयोग कर सकते हैं। भवान पुल्लिंग में, भवती स्त्रीलिंग में। अगर आप दोनों हैं तो भवन्तौ, लड़की में दोनों हैं तो भवत्यौ, और लड़का में बहुत सारे लोग हैं आप लोग तो भवन्तः, लड़की में बहुत सारे हैं तो भवत्यः। और इसके अलावा कोई भी जिसके बारे में बात हो रही, जैसे राम श्याम इत्यादि, कोई भी थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, हमारे संस्कृत में प्रथम पुरुष का कोई व्यक्ति, इंग्लिश में कोई भी थर्ड पर्सन का व्यक्ति, सब आ जाएंगे प्रथम पुरुष में। आ गए। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में केवल त्वम ही आएगा, त्वम युवाम यूयम, इसी तरह आएगा। त्वम मध्यम पुरुष में एक वचन के साथ, युवा मध्यम पुरुष में द्विवचन के साथ, यूयम मध्यम पुरुष में बहुवचन के साथ, है ना। यूयम मतलब तुम लोग, युवा मतलब तुम दोनों, त्वम मतलब तुम। उत्तम पुरुष में अहम के साथ, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम आ जाएगा, द्विवचन में हम दोनों आ जाएगा, बहुवचन में वयम आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख, तो ये लोग इसको आप लोग याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। 3-4 बार पढ़ेंगे। सह, सा, तौ, ता, ऐसे सह पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में, ते पुल्लिंग में, ताह स्त्रीलिंग में, भवान पुल्लिंग में, भवती स्त्रीलिंग में, भवन्तौ पुल्लिंग में, भवत्यौ स्त्रीलिंग में, भवन्तः पुल्लिंग में, भवत्यः स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से सारा आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष में केवल तुम के ही चलते हैं, और उत्तम पुरुष में केवल अहम वाले चलते हैं। मैं, हम दोनों, हम लोग, तुम में तुम दोनों तुम लोग। आसान है, इसका केवल संस्कृत याद कर लेंगे आप लोग, काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब अगला है हमारा इसी में, मैंने इसमें वाक्य भी आपको बना दिया ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी हो जाए और इसको आप अच्छे से समझ सकें। कैसे है कि सह पठती, सह पठती कहाँ से बना है, सह यहाँ से आया है, पठती एक वचन का है, सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, है ना। यहाँ बालकाः पठन्ति भी हो जाएगा, है ना। और त्वं पठसि, त्वं पठसि, युवां पठथ, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। हो गया। यहाँ से मैंने लिख दिया है कि सह यहाँ पर आ जाएगा, द्विवचन में तौ आ जाएगा, ते बहुवचन में आ जाएगा, त्वं मध्यम पुरुष के एक वचन में आएगा, युवा मध्यम पुरुष के द्विवचन में आएगा, यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में आएगा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में अहम आ जाएगा, द्विवचन में आवाम आ जाएगा, बहुवचन में वयम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो इसको मैंने लिख दिया है, आप लोग एक बार 2 बार पढ़ के लिख कर इसको समझ लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने अब आपके लिए कुछ प्रश्न लिए हैं कि क्लास समाप्ति की ओर है, तो क्या है, पूछ रहे हैं, प्रश्न है, पठ धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा। आपके समझ को आपके बुद्धि के विकास के लिए मैंने कुछ प्रश्न भी लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इस प्रश्नों को बनाकर हम क्लास को समाप्त करेंगे। पठ धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा। पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, है ना। बताइए आप लोग, टाइम देते हैं आपको। पठ धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा। पठती होगा क्या, पठती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पठती तो प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, ऐसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। तीनों शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे याद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पठती होगा क्या, पठती कहाँ पे होता है, पठती होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। फिर क्या, पठथा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह भी मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर पठामी होगा क्या, पठामी उत्तम पुरुष में बनता है, लेकिन यह एक वचन में बनता है, और यहाँ पूछा है उत्तम पुरुष बहुवचन, इसलिए पठामी नहीं होगा। तो क्या होगा, पठामः। क्या है सही उत्तर, पठामः।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पठामः, इसका सही उत्तर क्या है? पठामः। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पठ धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठ धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पठ धातु में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठंती होगा क्या? पठंती कहाँ होगा? बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति। ये पठन्ती आता है कहाँ पे? प्रथम पुरुष बहुवचन में। फिर पठतः, पठतः होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी आता है मध्यम पुरुष का, तो ये है, लेकिन ये पठतः आता है किसमें? मध्यम पुरुष का नहीं है, ये प्रथम पुरुष का ही है। प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या आता है? पठतः। दिखाते हैं आप लोग, है ना, यहाँ पर पठतः मध्यम प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्या पूछा? मध्यम पुरुष का एक वचन। पठावा आएगा क्या? पठावा होता है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का द्विवचन में आता है पठावा, इसलिए भी नहीं होगा। क्या होगा? पठसी। क्या होगा? पठसी। ठीक है, क्या होगा? पठसी। यहाँ हो जाएगा पठामः, यहाँ होगा पठसी। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है, यूयं पठथ। यूयं पठथ किस पुरुष का वाक्य है? यूयं पठथ। यूयं कहाँ बनता है? चलिए देखते हैं यूयं क्या, यूयं कहाँ बनता है। यूयं का अर्थ क्या होता है? यूयं का अर्थ होता है तुम लोग। यूयं का अर्थ क्या है? तुम सब या तुम लोग। तुम लोग कहाँ बनता है? मध्यम पुरुष में बहुवचन। तो क्या पूछा है हम लोगों को यहाँ पे? हम लोग को पूछा है कि यूयं पठथ किस पुरुष का वाक्य है? हाँ, किस पुरुष का वाक्य है? मध्यम पुरुष का वाक्य है, क्योंकि मध्यम पुरुष में बनता है। किसका है? मध्यम पुरुष का। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आपने पूरा क्लास देखा, सुना। अगर कोई व्यक्ति आपका है जो लट लकार पढ़ना चाहता है, कोई मित्र है, दोस्त है, तो उसको यह वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा फैलाइए। और आप कोई नया विषय टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे आप बतला सकते हैं। मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से, सरल से सरल रूप में समझाकर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। पुनः मनोपन